जिस तरीके से सुमित के लिए मुख्यमंत्री का आना सुर्खियों में था, वैसा ही गौरव रणदीवे का नहीं दिखना सुर्खियों में रहा। मजेदार बात यह है कि कहीं होर्डिंग पे भी उस व्यक्ति का फोटो भी नहीं लगा हुआ था। ये बताता है कि राजनीति में जब तक आप पद पर हो तभी तक आप राजनीति में हो। होलकर रियासत में भी जो चेंबर बना, पाइपलाइन डाली गई थी, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि एक कार जो है आराम से चल सकती है, इतनी बड़ी ब्रिजेश डायमंड डाली थी। उन्होंने डाली थी 5 से 6 लाख की आबादी को लेकर तैयारी की। शहर में सब्जियां बहुत धाम हो गई हैं। टमाटर जो है 5 रुपये 4 रुपये किलो मिल रहे हैं बाजार में। टमाटर खूब खाइए, खूब सस्ती सब्जियां बाजार में आ गई, खूब हरी भरी सब्जियां खा सकते हैं आप। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें बहुत हैं, इसलिए हम सीधे खबरों पे आते हैं, समय खराब नहीं करते क्योंकि खबरें भी हैं। और आज शाम के अखबारों के एक विराट व्यक्तित्व नरेश चेलावत जी का दिन है। आज अग्निबाण ने उनको याद किया और उनके साथ में पूरे शहर ने भी उनको याद किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शाम के अखबारों के चलन की परंपरा प्रारंभ की। पर इन पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले उस कार्यक्रम के बीच में ही हम उन पर चर्चा करेंगे। पर हम पहले शेखर जी खबरों से शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आज प्रभात किरण की खबरों पर चर्चा करते हैं। तो इंदौर में 200 स्कूल बंद हो रहेंगे। खबर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वैसे भी है। हाँ, इस पर हम बात कर लेते हैं। 12 फैक्ट्री की लीज निरस्ती की नोटिस जारी कर शर्तें तोड़ी गई हैं। क्या है ये मामला शेखर जी पूरा ये? जिस पर्पस के लिए ज़मीन के लिए दी गई थी, उस ज़मीन का उस पर्पस पे पालन नहीं हो रहा था। मतलब आपको उद्योग के लिए ज़मीन दी गई थी, फैक्ट्री चलाने के लिए दी। अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो लीज निरस्ती का नोटिस थमाया जाएगा। और नई शर्तें भी जोड़ दी गई है, अगर आप काम करेंगे तो ही आप उस ज़मीन पर रहिए, नहीं तो आप ज़मीन छोड़िए। इन्होंने किराए पे उठा दी क्या? इन्होंने क्या करा होगा? ये इन्होंने आगे बढ़ा दिए, कई लोगों ने उपयोग दूसरा शुरू कर दिया उसमें। अच्छा, हाँ, ये तो गलत है। और हालांकि शहर में बहुत सारे लीज निरस्ती और लीज के उल्लंघन के मामले बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। इस मामले में सरकार को भी नीति जरूर बनाना चाहिए, हमने पहले भी बात की थी। दूसरा ये है कि एक तो ये नल नहीं चल रहेंगे, नल चल नहीं रहे, बोरिंग सूखने लगे हैं। इसको लेकर भी जो है चिंता होने लगी है अब धीरे धीरे कि अपना पानी बचाइए, नहीं तो आपको जब मई और अप्रैल में पानी की बहुत संकट हो जाएगी। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं। शहर भर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। कल महापौर जी ने जो है वो एक आयोजन किया था और पूरे रास्ते में पन्नी और सब बिखेर दी थी उन्होंने। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि महापौर जी जब ये करेंगे तो दूसरों के लिए क्या, सब खुद का चालान नहीं बनवा सकते कि अपन की 2000 की रसीद कटवा ले अपन भी? बिल्कुल, आप भाई साहब सही कह रहे हैं। चूँकि महापौर जी की बात कर रहे हैं, कल जो है फूटी कोटी से लेकर जो है एक मशाल यात्रा निकाली गई थी महू नाका तक। शहीदों को याद करते हुए ये मशाल यात्रा निकाली गई थी। मशाल यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है। मशाल यात्रा में पर जिस तरीके से मंच लगाकर शक्ति प्रदर्शन किया गया और वो कागज की रंग बिरंगी पन्नियाँ उड़ाई गई, ये वही पन्नी है जिस पर नगर निगम ने रोक लगा दी थी। उसका अभी कार्यकाल पूरा हो गया, फिर से दोबारा रोक लगाने की तैयारी चल रही है। और सफाई अमला समझता है कि इससे सफाई करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, चूँकि अभी शहर में सफाई टीम आई हुई है दिल्ली से। शहर के कोने कोने पर जाकर सफाई की एक एक बारीकी से जांच कर रही है कि इंदौर में कहीं चूक नजर आ जाए और हम इंदौर का नंबर कम कर दें। ये बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार 7 बार से नंबर 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बार बार नंबर 1 आता है वहाँ बहुत बारीकी से जांच होती है। इससे अगर महापौर जैसे के व्यक्ति जो इस शहर के प्रथम नागरिक हैं, अगर वही इस तरह की गलती करेंगे और वे चाहते तो ये जो रैली है इसको जीरो वेस्ट इवेंट भी बना सकते थे कि कोई भी रैली निकाल कर बगैर कचरा किए उन्होंने रैली निकाली, एक अच्छा संदेश आता। पर कल जिस तरीके से सड़कें भर दी गई, एक अच्छा संदेश नहीं गया है शहर के। हाँ, मतलब कचरा हो गया कुल मिला के ये। और ये जो बारीक पन्नियाँ हैं, इसको लेकर नगर निगम के लोग भी शिकायत करते हैं कि इसका कचरा जो है गटर में जाता है ना तो बहुत दिक्कत देता है उसको साफ करने में, और वो पानी मतलब वो उसको फ्लो भी रोकता है होगा। ये तो थी प्रभात किरण खबरें। हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं आपसे संक्षेप में ही। एक तो जो है पहली बार केंद्र सरकार जो है उसको बैसाखियों ने हिलाना शुरू कर दिया है। और तीनों बैसाखियाँ मतलब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अजीत पवार, ये तीनों ही लोग जिनके पास मुस्लिम वोट है, इन्होंने वक्फ बिल का जो है लेकर इन्होंने मना कर दिया है कि वक्फ बिल को लेकर रोका जाए। और अब ये माना जा रहा है कि जो शुक्रवार को वक्फ बिल आने वाला था उसमें पेच आ गया है। उसका मूल कारण ये कि आज कल जो है नीतीश कुमार ने भी मुस्लिमों के लिए इफ्तार पार्टी रखी थी, तो 8 मुस्लिम संगठनों ने इसका खुल के विरोध किया और वहाँ नहीं पहुँचे। मुस्लिम 7% वोट है बिहार में। अब नीतीश बाबू को भी चिंता लग गई कि ऐसा नहीं हो कि अगर वोट जमीन से निकले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जो खबर है कि गेहूं को लेकर सरकार ने और उद्योगों ने अपना आकलन जारी कर दिया है। 11.5 करोड़ टन को लेकर जो है 11.50 करोड़ टन का आकलन सरकार ने जारी किया।
जबकि उद्योगों ने कहा है कि 11 करोड़ टन से ज़्यादा गेहूँ नहीं होगा, यानी 50 लाख टन की कमी और हो गई। इसे लेकर अब ये माना जा रहा है कि गेहूं के भाव में तेजी अब आपको थोड़े समय बाद देखने को मिलेगी। एक और खबर पर हम संक्षेप में बात कर रहे थे। नई गाइडलाइन के दायरे में 240 कॉलोनियाँ आ गई हैं, 150 से ज़्यादा आपत्तियाँ थी और इन पर आज एक बैठक होनी और एक 28 तारीख को अंतिम बैठक होगी, उसके बाद में फैसला हो जाए। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी होनी है, जिसको लेकर दावे आपत्तियां चल रही थी, उन पर निराकरण कर लिया गया है। अब किस इलाके की कितनी गाइडलाइन बन रही है ये तो 1 तारीख बाद पता चलेगा, पर खाका तैयार है, सबको सब पता है कहाँ की गाइडलाइन बढ़ा रहे हैं। गाइडलाइन बनने से मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे। एक और चीज़ हो गई है, जैन श्वेतांबर महासंघ के न्यास में नियुक्तियों को लेकर बड़ी खींचतान हो रही है और उसे लेकर मामला अदालत में भी जा रहा है। 223 नियुक्तियों को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। उससे पर जो है शहर भर में जैन समाज को लेकर खींचतान मची हुई है। इसके अलावा हम अग्निबाण की खबरों पर बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिस पर हम बात करना चाहेंगे। एक तो यहाँ फिर छावनी में खींचातानी शुरू हो गई है। 100 फीट का रोड बनना है, वो 60 फीट के लिए व्यापारी लगे हुए हैं। सेंट्रल लाइन डालते ही छावनी में विरोध शुरू हो गया है। और क्या है शेखर जी पूरा मामला क्या होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं हमारे दर्शकों को कि ये रोड जो है 80 फीट चौड़ी होनी है, ना कि 100 फीट चौड़ी होनी है। मधुबुलन चौराहे से लेकर जगन्नाथ स्कूल तक ये रोड बननी है। मास्टर प्लान की जो सड़कों 23 सड़कों को दिया गया है, उसमें इस सड़क को भी शामिल किया गया है। इसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। सेंट्रल लाइन डालने का काम चालू हो गया है। अब यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि अगर ये 80 फुट चौड़ी हो गई तो हमारी दुकानें चली जाएगी, हमारा रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने विधायक गोलू शुक्ला को बुलाया था और बात की थी। हालांकि गोलू शुक्ला ने यहाँ बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने सीधे 2 कड़े शब्दों में कहा है कि मास्टर प्लान की सड़कों को छोटा करने में वे मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, पल्ला झाड़ लिया है, अच्छा किया है। वजह है कि उस रोड पर निकलने वालों को बहुत तकलीफ होती है और सड़क की चौड़ाई को कहीं भी कम करने के लिए पैरवी नहीं करना चाहिए। और ये जिन्होंने मकान बनाया इनको ये मालूम था कि मास्टर प्लान की रोड है, इस पर अगर हम निर्माण आगे करेंगे तो हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। पर हो रहा है कि 3 नंबर में ज़्यादा मामला आ रहा है क्या? इसके पहले सुभाष मार्ग में भी यही स्थिति थी। गोलू पंडित के क्षेत्र में सब हो रहा है क्या? नहीं, हो नहीं रहा है, पर हो यह रहा है। गोलू शुक्ला को बुलाया, गोलू शुक्ला ने सुभाष मार्ग की चौड़ाई को लेकर झंडा उठाया था। उसके बाद लग रहा है रहवासियों को कि जहाँ जहाँ मास्टर प्लान की सड़कें बननी है वहाँ गोलू शुक्ला की मदद ली जाए। हालांकि गोलू शुक्ला ने सुभाष मार्ग के मामले भले अड़े हुए हैं, लेकिन छावनी के मामले गोलू शुक्ला ने बिल्कुल साफ कर दिया है, इस रोड को 80 फुट ही बनने दी जाए, वे इसमें मदद नहीं करेंगे। शहर में सब्जियां बहुत धड़ाम हो गई हैं। टमाटर जो है 5 रुपये 4 रुपये किलो में बिक रहे हैं बाजार में। टमाटर खूब खाई है। इसके अलावा दक्षिण से भी बहुत सारी सब्जियां आ रही, केरी आने लगी है। बैगन, लौकी, पत्ता गोभी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो जो सब्जियां आप खरीद रहे हैं वही बाजार में महंगी, तो ध्यान रखें। खूब सस्ती सब्जियां बाजार में आ गई हैं, खूब हरी भरी सब्जियां खा सकते हैं आप। इस खबर पर हम बात कर लेते हैं। 2 दिन की छुट्टियों में ही 1530 रजिस्ट्रियाँ हुई है और 2265 करोड़ रुपये राजस्व मिला है रजिस्ट्रियों से। रजिस्ट्रियों में आप जो है मात्र कितने दिन बचे आज? हफ्ता बराबर बचा है। हाँ, बस 4-6 दिन बचे हैं, जिसमें जो भी मैक्सिमम रजिस्ट्री है इसके बाद नई गाइडलाइन से रजिस्ट्रियाँ होगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों बाद आपको स्लॉट लेने के लिए पसीने आने लग जाएंगे। क्या है शेखर जी? वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नई गाइडलाइन जारी करने का खाका पहले तैयार किया ले जाता है, कवायदें शुरू हो जाती है, लोगों में इस तरीके से एक बेचैनी वाला माहौल बना दिया जाता है कि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं तुरंत रजिस्ट्री करा लें, नहीं तो रेट बढ़ने वाले। एक ये माहौल बनाया जाता, मुझे ऐसा लगता है। गाइडलाइन का डर दिखाकर रजिस्ट्रियाँ कराई जाती है। अब हो जा रहा है, बताया जा रहा है कि फला इलाकों में रजिस्ट्रियों जहाँ नहीं बढ़ने दाम, वहाँ भी जो है कानून नजर बोल रहे हैं कि दाम बढ़ने वाले हैं, आप रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री का पैसा ज़्यादा लग जाएगा 1 तारीख बाद। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्ट्री कराने वालों की होड़ सी मची हुई है और छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्रियाँ कराई जा रही है। जो आप जो बात कर रहे हैं 1530 रजिस्ट्रियाँ हुई है, शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन हुई हैगी। और आगे भी जो छुट्टियाँ आ रही है छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्रार दफ्तर चालू रहेंगे ताकि खजाना बढ़ता रहे। बल्कि मुझे ऐसा बताया जा रहा था कि शायद कुछ क्षेत्रों में गाइडलाइन कम भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो कि पता लगे कि मतलब महंगी पड़ गई गाइडलाइन। अब हम पत्रिका खबरों की बात कर ले रहे हैं। शहर में 550 रोड बदलेगी 35 से 50 साल पुरानी ड्रेनेज लाइन। ये ड्रेनेज लाइन का मामला क्या है? जब भी शहर में बात होती है लोग डरने लग जाते हैं कि फिर सड़कों की खुदाई चालू हुई है। क्या है पूरा मामला? ये बड़े सही कह रहे हैं आप कि लोग डरेंगे। वजह है कि जब भी ड्रेनेज लाइन बदलने की बात होती है, ड्रेनेज लाइन के लिए कोई प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ। सड़क पहले बनाते हैं, ड्रेनेज लाइन बाद में डालते हैं। इंदौर के जो नगर निगम में बैठे हुए हो गए या स्मार्ट सिटी में बैठे हुए हो गए, इन स्मार्ट इंजीनियरों को समझ ही नहीं आता है कि कोई भी काम करने से पहले क्यों ना सारी जो ज़मीन के अंदर
सड़क के नीचे जो सुविधाएं देनी वो पहले दे दी जाए। क्योंकि अब बात कही जा रही 35 से 50 साल पुरानी सीवरेज की लाइनें हो चुकी, वाकई उनको बदल देना चाहिए, ताकि शहर के लोगों को एक तो सीवरेज की गंदगी से राहत मिले, दूसरा जो नलों में गंदा पानी आता है, इस शहर की बड़ी समस्या है नलों में गंदा पानी। उसकी वजह है ये 30 से 50 साल पुरानी सीवरेज की लाइनें। इनको बदलने के लिए टेंडर निकाले गए हैं और टेंडर आ भी गए हैं, टेंडर खोल दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। मास्टर प्लान की सड़कों की तरह 4 पैकेज में इसके भी टेंडर हुएंगे। एक और बात है, आपको बता देता हूँ, होलकर रियासत, मतलब मैं आपके बात कर रहा हूँ 1935 के लगभग। 1935 में जो ड्रेनेज लाइन इंदौर में डाली गई थी, उसका एक सेंटर पॉइंट जहाँ पर हर साल पूजा की जाती है सफाई मित्रों द्वारा, ये ठीक नूतन चेंबर पे, यह है नूतन स्कूल के ठीक सामने। मतलब यहाँ पर जो चेंबर है वो सबसे बड़ा चेंबर है। आपको आश्चर्य होगा कि शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि होलकर रियासत में भी जो चेंबर बना, पाइपलाइन डाली गई थी, उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि एक कार जो है आराम से चल सकती है, इतनी बड़ी ड्रेनेज लाइन उन्होंने डाली थी। उन्होंने डाली थी 5 से 6 लाख की आबादी को लेकर तैयारी की थी। इसे कहा जाता है प्लानिंग। उसके बाद से लेकर आज तक ना तो सड़कों को खोदने की जरूरत पड़ी, ना ही उसका वो ड्रेनेज लाइन को रोकने की जरूरत पड़ी। ये तो होता काम करने का तरीका। होलकरों को पैसा नहीं कमाना था भाई साहब। हाँ, ये बात भी होलकरों या तो जमीन के अंदर के ऐसे काम खुद निकाले जाते हैं ताकि पैसा बने और पैसा बनता भी है, ऐसा नहीं है। मतलब खाली हाथ कोई नहीं जाता इस शहर से। जो गए होंगे तो उनको भी याद कर सकते हैं हम तो, नहीं तो कुछ भजन भी गाते रहते थे। अब हम बात करेंगे आज, ये तो अखबारों की खबरों की बात कर ली, अब हम आज बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसने शाम के अखबारों को पढ़ने का इस शहर में स्वभाव बनाया। हर दुकान पर, एक एक दुकान पर जाके बात करने के बाद में, जब अखबार मात्र 10 पैसे का आया करता था, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, और ऐसा व्यक्ति जो सहज भाव से गली गली घूमा करता था, ऐसे व्यक्ति ने शाम के अखबार का एक स्वभाव बनाया। आज अग्निबाण जहाँ पहुँचा है उसके पीछे एक अथाह मेहनत है। एक व्यक्ति की मेहनत नहीं, सभी की मेहनत होती है, पर एक व्यक्ति का विचार जिसे लेकर वो मैदान में उतरे। कहते हैं ना कि एक अच्छा जो उद्योगपति या जो व्यापारी होता है, वो एक विचार लेके मैदान में उतरता है और उसके पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ नरेश चेलावत जी की। नरेश चेलावत जी के साथ मैंने भी कुछ समय गुजारा है और बहुत ही सहज स्थिति में वे घूमा करते थे। मेरे ब्रदर, चूँकि उस समय में मैं बात कर रहा हूँ वो 78 के लगभग की, 1980 में दोपहर आया। उस टाइम पे केवल 2 ही अखबार हुआ करते थे शाम के, और 15 पैसे में अग्निबाण हुआ करता था और 20 पैसे में दोपहर चालू हुआ था। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कोई परंपरा और कोई स्पर्धा नहीं थी अखबारों के बीच में। इतने रिश्ते बहुत बुनियादी थे, अच्छे थे कि बहुत बार विद्याधर शुक्ला जी और नरेश चेलावत जी दोनों एक ही स्कूटर में घुमा करते थे। ये भी मेरे दिन देखे हुए हैं उस दिनों में, और इतने सहज भाव से घूमा करते थे। हम लोग में शामिल है। मैं कहता हूँ कि शायद हम 3 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, चाहे राजेश चेलावत जी हों, चाहे प्रभात सोजतिया जी हों और चाहे नवनीत शुक्ला हो, मतलब मैं खुद हूँ, हम 3 लोग वो हैं जिन्होंने मैनुअल वर्क से, मतलब कहाँ से, हाथ से अक्षर उठा कर पत्रकारिता को होते देखा है, और हमने हाथ से खबरें बनते देखा है। मतलब हाथ से लिख कर खबरें देने का काम भी उस जमाने में हुआ करता। मतलब हम लोग उसके आखिरी गवाह होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। और उन दिनों में जब अखबारों में की परंपरा चली थी, तब राजेश चेलावत तो ठीक है उनके पुत्र थे, पर नरेश चेलावत जी की अथाह मेहनत थी। उस जमाने में शाम के अखबार को पढ़ने का कोई टेस्ट नहीं था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकाल के उसको रोड लाना, और उस रोड पे फिर सबने चलना का, जो आज शाम के अखबारों का जो टेस्ट डेवलप है, उसका मुख्य केवल एक ही व्यक्ति है जिसने शाम के अखबारों को टेस्ट डेवलप किया। अथाह मेहनत की, अथाह मेहनत के साथ अपने सिद्धांतों पे जिंदा रहे हो, और अपने सिद्धांतों के साथ ही उन्होंने काम किया। हमारे यहाँ बहुत बार प्रेस में भी आते थे, तो कहाँ काम गलत होता था वो खुद भी खड़े होकर सुधराते थे। हालांकि राजेश जी भी मेरे यहाँ बहुत बार आते थे, तो वो भी सुधराते थे कि काम गलत हो रहा है, ये एक अलग बात थी। पर उनका एक, मैं बहुत दिल से आज उनको याद करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर जो है शक्ति दे, और तमाम जो उन्होंने ये मार्ग बनाया है ये लंबी समय तक जीवित रहे। उसको लेकर आज राजेश चेलावत जी ने बहुत कुछ लिखा है। मैं उतना तो नीचे नहीं जाऊँगा, पर केवल ये बताऊँगा कि वाकई उस व्यक्ति ने शहर को शाम के अखबारों को पढ़ने का एक चलन और संस्कार दिया। हमारी तरफ से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। अब इसके बाद हम एक खबर पर और बात कर लेते हैं कि राजनीति कैसी होती है, राजनीति का कैसा चरित्र होता जा रहा है। कि जिस गौरव बाबू यानी गौरव रणदीवे जी ने, जो भाजपा के शहर नगर अध्यक्ष थे, और मैं सोचता हूँ शायद उन्होंने लंबे समय भाजपा का संचालन किया, और भाजपा को शायद 8 सीटें जिताने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता हो। 9 सीटें जिताने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ था। पर देखिए आप राजनीति किस हद तक नीचे जा चुकी है कि जब कल 2 दिन पहले
सुमित मिश्रा जी पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उस व्यक्ति को कहीं नाम लेवा उसका कोई नहीं था। मज़ेदार बात यह है कि कहीं होर्डिंग पे भी उस व्यक्ति का फोटो भी नहीं लगा हुआ था। ये बताता है कि राजनीति में जब तक आप पद पर हो तभी तक आप राजनीति में हो। जो लोग ये सोच के शायद विरासत में आ गए हों कि कल हमारा दिन है, उन्हें भी ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हो सकता है शायद कि कहीं हम भी इसी प्रकार दरकिनार होंगे। और भाजपा में तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि काम होने के बाद में नेताओं को इस कदर दरकिनार किया जाता है कि अगली पीढ़ी जो है वो पिछलों का सम्मान भी शायद नहीं करती। क्या शेखर जी? बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर जिस दिन 2 दिन पहले की जो आप बात कर रहे हैं, सुमित मिश्रा को भाजपा नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद हाजिर हुए थे और एक बड़ा सा कार्यक्रम रखा गया था। बहाना बिहार दिवस का किया गया था, साथ में सुमित बाबू का भी काम हो गया कि उन्हें कुर्सी मिल गई। पर उस पूरे कार्यक्रम में गौरव रणदीवे का नहीं दिखना सुर्खियों में रहा। जिस तरीके से सुमित के लिए मुख्यमंत्री का आना सुर्खियों में था, वैसा ही गौरव रणदीवे का नहीं दिखना सुर्खियों में रहा कि ये वही गौरव है जिन्होंने संगठन के गौरव को बढ़ाया और इस तरीके से काम किया कि एक मिसाल पेश की। गौरव रणदीवे जब तक काम करते रहे उनका नाम का बोलबाला रहा। वे जहां जाते थे भाजपाइयों की कतार लगती रह गई। और जिन भाजपाइयों के लिए बात करें, नगर निगम चुनाव की बात कर लें, विधानसभा चुनाव की बात कर लें, लोकसभा चुनाव की बात कर लें, उपचुनाव की बात कर रहे, सारे चुनाव गौरव रणदीवे ने पूरी ताकत से लड़े और पूरी ताकत से जिता के दिए। संगठन के जितने काम गौरव रणदीवे को दिए गए उन्होंने पूरी ताकत से करके दिखा और एक नए कीर्तिमान इस शहर में स्थापित किए। उस गौरव रणदीवे को इन लोगों ने भुला दिया गया। गौरव रणदीवे मुझे बड़ा लोगों की चर्चाओं में और मुझे भी बड़ा वो लगा कि गौरव उस मंच पर जितने लोगों ने भाषण दिए उसमें से किसी ने गौरव रणदीवे का नाम तक नहीं लिया। ये तो पार्टी की परंपरा मुझे नहीं लगा कभी रही है कि जो मौजूदा अध्यक्ष अगर नई कुर्सी संभालता है तो पुराने अध्यक्ष को भी धन्यवाद दिया जाता है। और वो जो पुराने लोग होते हैं, जो लोग बोलते हैं, वो पुराने अध्यक्ष को जरूर याद करते हैं। पर पुराने अध्यक्ष को जिस तरीके से भुला दिया गया, वहाँ भाजपाइयों में इस तरीके की मन में एक भावना थी कि यार वाकई में यहाँ सीखने लायक है कि आदमी का जब तक सर पे पद का थप्पा लगा हुआ है उसकी तब तक ही कीमत है, और जिस दिन वो हट गया उसे भुला दिया जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, भले वो दरी उठा के ही पार्टी में क्यों ना आगे बढ़ा हुआ हो। सही बात है। हालांकि देखिए, संस्कार और संस्कृति हमेशा ऊपर से ही आती है। जब आपको याद आ रहा होगा शायद कि लालकृष्ण अडवाणी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जो परंपरा भाजपा में पैदा हो गई है वो ये बता रही है कि सत्ता की ताकत के साथ जो लोग हैं वो सत्ता के साथ जाएंगे। जो लोग दरकिनार होते जा रहे हैं वो ये मान लें कि आने वाले समय बाद में अगले को दरकिनार करने के लिए वे भी इंतज़ार करेंगे और वे देखेंगे कि वो समय भी आएगा जब उस समय पर उनको देखना पड़ेगा कि कल इनका, कहते ना, कल उनको एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी है। तो ये ऐसे मामलों में राजनीति में हमेशा बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी गलती है। गौरव रणदीवे को बुलाकर उसको साथ में खड़ा रखना चाहिए था। पर ये पार्टी का राजनीति और निजी मामला है, हमारा कुछ नहीं। हमने ये जो बात कही आपसे, बहुत सारे लोगों ने हमसे कही, हमें लगा कि ये बात लोगों तक जानी चाहिए कि भाजपा के संस्कार, संस्कृति, चिंतन, मंथन ये सब किस प्रकार से बदल रहा है, इसको समझना चाहिए छोटे कार्यकर्ताओं को भी और बड़े नेताओं को भी। तो ये तो था हमारा राजनीतिक मामला और जिस पर हमने बात की। आज हमने नरेश चिलावत जी को भी पुण्य स्मरण याद किया है। हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे, कृपया इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।